सेशन के लिए हमारे साथी डॉक्टर आर.पी. वर्मा सर को इनवाइट करती हूँ, जो हमें कंपनी लॉ LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कंपनी लॉ के बारे में अवगत कराएंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है सर। जी सर। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है ज्ञानदूत कार्यक्रम में। थैंक यू मल्लिका मैम, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीनाक्षी मैम, मल्लिका मैम और विष्णु सर, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस लायक मुझे समझा कि मैं इस ज्ञानदूत कार्यक्रम का एक पार्ट बनूं। तो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन ज्ञानदूत क्लासेस। अपन बात करते हैं LLB सेकेंड ईयर का हमारा जो 4th पेपर है, द कंपनीज एक्ट 2013, उसका एक पार्ट है कंपनी लॉ का। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि जो हमारा ये कंपनी लॉ है, स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरीज। सर एक्सक्यूज मी। यस मैम। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, शायद आपका कैमरा सही एंगल में नहीं है सर, प्लीज आप मतलब थोड़े साइड से दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। हाँ, अभी मेरी जो खाली आवाज है, मैं इसको बोर्ड पे कंसंट्रेट करूंगा मैम थोड़ी देर में। तो ओके सर, ओके, हाँ, कंटिन्यू। थैंक यू। मैं ऑडिबल हूं आप सबको? जी सर। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो कंपनी लॉ का जो पार्ट है, इसको 6 कैटेगरी में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कैटेगरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं मैं। एक पार्ट है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देख सकते हैं कंपनी की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी क्या है, एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। देयर आर 3 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो यहां से ऑब्वियसली एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत इजीली मिल जाता है। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपसे बात करूंगा। हालांकि हमारे ये जो सब्जेक्ट है, जो आप ये ध्यान रखिएगा, आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं तो काम आएगा, आप एमबीए कर रहे हैं तो काम आएगा, आप आईबीपीएस में जा रहे हैं तो काम आएगा, और अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में तो काम आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप लोगों के साथ साथ में सीएस करने की सोच रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो भी ये सोने में सुहागा है आप लोगों के लिए। तो सबसे जो बड़ी बात, अभी अपन LLB सेकेंड ईयर के हिसाब से बात करें तो हमारे पास जो 6 कैटेगरीज हैं, या ये 6 डिविजन्स जो मैंने समझे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। एक तो ये कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जहां पे आपके 3 क्वेश्चन पड़ेंगे। डेफिनेशन, मेन फीचर्स ऑफ कंपनी, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज, एंड प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सेकंड जो पार्ट है बच्चों, वो आपका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, एंड देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पूरा एक चैप्टर है हमारा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंप्लीट चैप्टर है हमारा, एंड प्रोस्पेक्टस। तो अगर अपन सेकंड पार्ट में चले जाएं हमारे, तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे, इनमें से भी हमें फुल फ्लैश क्वेश्चन मिल जाता है। फिर थर्ड पार्ट में आप चले जाएं, कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये सारी बातें मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। जब अपन कैपिटल ऑफ द कंपनी की बात करें तो वहां पे हमारे पास सिक्योरिटीज आती है। शेयर्स क्या है, डिवेंचर्स क्या है, शेयर्स में इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, कंपनी कब मॉर्गेज कर सकती है, कंपनी कब की अपनी प्रॉपर्टी में चार्ज क्रिएट कर सकती है, बोरोइंग पावर्स क्या, दीस टाइप्स ऑफ चैप्टर्स। फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर क्या है, बोर्ड मीटिंग्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपन बात करते हैं, उनकी पावर्स क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स की क्या है। तो एक आपका पार्ट आता है डायरेक्टर्स का। यहाँ पे हम होल टाइम डायरेक्टर की बात करते हैं, और यही की मैनेजर पर्सनल की अपन बात करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद में मैनेजमेंट के बाद में हमारे पास 2 पार्ट और बड़े बचते हैं। एक पार्ट रिलेटिंग टू मीटिंग्स, कि जनरल रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है कंपनी मीटिंग को कंडक्ट करने के। क्या हम आज नोटिस दें, कल मीटिंग हो सकती है, इसके रिगार्डिंग कोई लॉ है हमारा। और हम एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, क्या हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। The second last portion of your company act is relating to meetings.
और उसके बाद में बच्चों जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है वाइंडिंग अप का। तो इस तरह से मैंने जो मेरी क्लासेस मैं इनको सारे ये चैप्टर वाइज बता दूंगा, और ये आप सभी स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो आगे की क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि यहाँ टाइम पास तो है नहीं, ये सब आप बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो टोटल सिलेबस है वो हमारा हम इन 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके और फिर इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, कंपनी है क्या? तो बहुत आराम से, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए और मेरे साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। व्हाट इज ए कंपनी? तो इस कंपनी को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, ये कंपनी आई क्यों, जरूरत क्या थी हमें कंपनी की? तो आप लोगों का यही आंसर होगा, सर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस। ऑब्वियसली हमने इंडिया में सबसे पहले, मुझे जहां तक पता है 1600 में जब सूरत के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर हुई ना, तब हमें पता लगा कि कंपनी नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी वर्ड के साथ हमारा जो नाता है वो 1600 से है, जो 1600 का चार्टर पास हुआ था। और याद कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी लीगल हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, उस टाइम हम इंडियंस को पता लगा और यार कंपनी नाम की भी कोई चीज होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो इंग्लैंड में आई होगी, कंपनी क्रिएट क्यों हुई? तो बच्चों यहां पे हम एक छोटी सी बात समझें। हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्ड है और वो है बिजनेस। दुनिया की कोई ताकत ये नहीं बता सकती कि दुनिया में सबसे पहले क्या बिजनेस हुआ होगा। हाँ, जब अपन इशूइंग ऑफ मनी पढ़ते हैं बैंकिंग के अंदर, जब हम वहां ये पढ़ते हैं कि पैसा कैसे दुनिया में आया होगा, तो वहां देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज, और वो सारी की सारी कंपनी के ओरिजिन से जुड़ी हुई है। कभी किसी टाइम में ये होता था कि भाई मेरे पास चावल है, यार मेरे चावल तू ले ले और तेरा गेहूं मुझे दे दे। इट वॉज बार्टिंग सिस्टम, एक्सचेंज जिसको अपन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे एक इंटरेस्ट थ्योरी आई कि यार चावल मेरे पास तो बहुत हो गए, मैं क्या करूंगा, मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे तो पैसा चाहिए। पैसा क्रिएट हुआ, पैसा क्रिएट हुआ, बिजनेस बढ़ा। अब बिजनेस करने के दो तरीके थे, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरे पास पैसा है मैं करूंगा, कौन रोक सकते हैं मुझे। एंड सेकंड वन, पार्टनरशिप। ये देखिए जो 1 बाय 1, सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद में पार्टनरशिप की कंसेप्ट आई, पार्टनरशिप के बाद में फिर आपकी कंपनी की कंसेप्ट डेवलप हुई। दिस आप यूं कह सकते हो कि फॉर्म ऑफ कंपनी इज ए डेवलप्ड टेंडेंसी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कोई ना कोई कमी रही होगी, तो ही तो हमने कंपनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो ही तो हमारी कंपनी की। तो इसका मतलब अगर आपको कंपनी को प्रॉपर्ली समझना है बच्चों, तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ये समझना कि यार ये जो सोल प्रॉपर्टीशिप में जो बिजनेस था वो क्या था, और फिर पार्टनरशिप में जो बिजनेस था वो क्या। मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं इस 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। सोचिएगा, प्रॉफिट होता है तो मेरा, लॉस होता है तो मेरा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने और मलिका मैम ने दोनों ने 1-1 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पे एक तो क्या चांस थोड़े से कम है लॉस होने के, क्योंकि अब 2 दिमाग एक साथ चल रहे हैं। मैं गलत करूंगा तो वो मुझे बताएंगे, अगर उनका कोई डिसीजन गलत हुआ तो मैं रोकूंगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से हम पार्टनरशिप की तरफ बढ़े, लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम थी। मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो सारी की सारी लायबिलिटी मलिका मैम की, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए तो मैं मारा गया। तो यहाँ पे एक अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंसेप्ट थी, भैया यार मैं ये काम नहीं हो सकता, ये तो और खतरनाक वाली बात है। फिर फायदा क्या, पहले भी मैं ही मरता हूं, अभी भी मैं मरूं, व्हाट शुड आई डू नाउ। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आई बच्चों कंपनी की कि यार आप अपनी लायबिलिटी भी लिमिट कर सकते हो। अब इन चीजों को अपन 1 बाय 1 समझे। कंपनी को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज को ओनरशिप। फिर आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज पार्टनरशिप।
मान लीजिए कि मैंने और मलिका मैम ने 10-10 लाख रुपए लगा के एक प्लॉट खरीदा और हमने ये डिसाइड किया, क्रेडिट राइटिंग के अंदर डिसाइड किया कि कल को जब भी प्रॉफिट होगा हम इसको बेच के आधा आधा कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट को आधा आधा कर लेंगे, प्लॉट तो बेच दिया ना, फिर प्रॉफिट आधा आपका आधा मेरा। एक सिचुएशन तो ये है बच्चों। और दूसरी सिचुएशन देखिएगा, मौलिका मैम ने और मीनाक्षी मैम ने 10-10 लाख रुपए लगा के और एक प्लॉट खरीदा है, और इन्होंने यहाँ पे एक नया काम किया। इन्होंने क्या किया, वो प्लॉट जो खरीदा है ना वो अपने नाम से नहीं खरीदा, इन्होंने एक सिस्टर्स एजेंसी के नाम से एक नाम क्रिएट कर दिया, और उस नाम से इन्होंने एक अकाउंट क्रिएट किया, वो पैसा उसमें डाला और उससे उन्होंने वो प्लॉट खरीदा। अब तो यहाँ चेंज क्या आया, वही प्रॉफिट की बात पहले थी, वही प्रॉफिट की बात अभी, चेंज क्या आया? चेंज आया, पहले जो प्लॉट खरीदा था वो दोनों के ऑनर्स के नाम था, अब इन्होंने एक तीसरा नाम क्रिएट किया, एक एसोसिएशन क्रिएट की, दिस इज कॉल्ड फर्म नेम। तो अगर हम बिना कोई फर्म नेम क्रिएट किए बिजनेस करते हैं तो ये को ऑनरशिप है, लेकिन अगर हमने कोई फर्म नेम क्रिएट किया और उसके थ्रू हम बिजनेस करें, नाउ इट इज पार्टनरशिप। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों, हम अपनी लायबिलिटी को लिमिट नहीं कर सकते। फिर इसका रास्ता हमारे सामने आया 1960 के अंदर, ये मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलूंगा। 1960 के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी की कंसेप्ट आई कंपनी की फॉर्म में। तो बिजनेस आप करो, आपकी मर्जी है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करते हो, ऑनरशिप में करते हो, पार्टनरशिप में करते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वहां पे एक ड्रॉबैक हमेशा रहेगा, यू मे बी लायबल for the liabilities of all the other partners। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए तो आप मारे जाओगे, आप फंस गए। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, दिस इज पार्टनरशिप। लेकिन अब क्या होता है भाई, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, आपकी कंपनी पे करोड़ों की लायबिलिटी है, मैं तो मेरे 1 लाख रुपए दूंगा, 1 रुपया भी ऊपर नहीं देता, मैंने अपनी लायबिलिटी क्या कर ली, लिमिट कर ली। बच्चों, पहला जो सबक मैं आपको यहां सिखाना चाहता हूं, what I want to teach you, that is what is the actual object of the company। जब तक हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं समझते, ये सब्जेक्ट हमारी पकड़ में नहीं आएगा। तो एक दिमाग में एक बात बिठा के चलिएगा कि हम पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते थे, क्यों हम कंपनी में आए। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं बच्चों इस वर्ड में। ये जो आपका कंपनी वर्ड है, ये एक्चुअली क्रिएट कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, कि कंपनी जो वर्ड है इसका कोई लीगल बैलेंस नहीं है, कोई लीगल हिस्ट्री नहीं है इसकी कि आप इसको प्रॉपर लॉ से जोड़े। कभी किसी 7th या 8th सेंचुरी में ऐसा रहा होगा। आप सिचुएशन समझिएगा, टाइटैनिक की तरह एक बड़ा सारा जहाज, बड़े बड़े रूम्स हैं उसके अंदर, सारे के सारे अंग्रेज भरे पड़े, वहीं पे एक कैंटीन भी है। कैंटीन होती है ना, जैसे अपने कॉलेज में स्कूल्स में होती है कैंटीन, मैस जिसको बोलते हैं, एक कैंटीन भी है। उस कैंटीन में राउंड टेबल्स लगे हुए, ए बैठा है, बी बैठा है, सी बैठा है, डी बैठा है, 4-4 6-6 लोग उसमें बैठे हैं। अब कॉलेज के अंदर जो टीचर्स बात करते हैं तो क्या करते होंगे, तेरा सिलेबस पूरा हो गया क्या, आज वो बच्चा नहीं आया, आज प्रिंसिपल साहब ने ये बात की। भाई हमारे जो प्रोफेशन से रिलेटेड है वही तो बात करेंगे ना। रिसेस के अंदर 2 बच्चे बात करते हैं कि राज को मेरे को वो टॉपिक समझ में नहीं आया, भाई आप आपस में वही बात करते हो जिस चीज से आप जुड़े हुए हो, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल है। अब बच्चों, ये जो आपका ये जो आपकी जहाज पे ये जो आपकी कैंटीन है, इसमें सारे के सारे व्यापारी भरे पड़े, और काम क्या था, अंग्रेजों का एक ही तो काम था, घूमते रहो, बिजनेस करते रहो। बिजनेस के पर्पज से उन्होंने, वो गया तो अमेरिका की तरफ था, वास्को डी गामा और इंडिया गया। तो ये नहीं था कि इंडिया को ढूंढा ही उसने था, इंडिया तो पहले से था भाई, वो तो बिजनेस के पर्पज से आया था और दुनिया भर को बता दिया कि और इंडिया जैसी कोई जगह भी है इतनी सुंदर।
तो सारे के सारे वहां पे आपके मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे। मैं आपको एक बात, छोटी सी बात बता रहा हूं बच्चों, कि कंपनी इज अ सिंबल ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ये आईपीसी वाला कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, इस जनरल वर्ड। हाउ कैन आई प्रूव? इसके लिए आपकी स्टोरी सुना रहा हूं आपको। टेबल पे ए बी सी डी 4 बैठे और चारों व्यापारी हैं। ए ने बी से पूछा होगा कि अरे यार आपका बिजनेस क्या है? वो कहता मेरा गोल्ड का बिजनेस है। आपका बिजनेस क्या है? कि मेरा भी इसी तरह का ज्वेलरी का बिजनेस है, पर गोल्ड का नहीं है, मैं स्टोन ज्वेलरी का काम करता हूं। दोनों ने अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए, एक दूसरे से पता लगा उनको कि भाई क्या बिजनेस है। तो बातों बातों में बच्चों ए ने बी को ये कहा कि अगर आप अपने स्टोन के बिजनेस के साथ साथ में मेरा अगर गोल्ड का बिजनेस भी शुरू करते तो आपका फायदा हो सकता है। पहले तो हो सकता है कि बी को बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया और ए की बात मानी और उससे कुछ गोल्ड ले लिया। लेकिन उसने देखा अरे यार इसमें तो फायदा ही बहुत है, अब लोग स्टोन के साथ गोल्ड भी खरीद रहे हैं। अब भाई बी तैयार हो गया और वो ए को ढूंढ रहा है कि ये मिल जाए, और ए के साथ उसने अपनी एक टीम बना ली बच्चों। पहले ए अलग बिजनेस कर रहा था, बी अलग बिजनेस कर रहा था, अब इन्होंने एक टीम बना ली बच्चों। फिर सी को भी पता लगा कि यार ये तो फायदे का मामला है, सी भी उनके साथ जुड़ गया, इस तरह से डी भी उनके साथ जुड़ गया। और धीरे 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 इस तरह की उस कैंटीन में और उस जहाज के उस कैंटीन में लोगों की टीम्स बनती गई। हम आपको यहां पे एक बड़ा नेचुरल सी बात बताता हूं। बाय नेचर 10 लोग खड़े हैं और उनमें से एक भी चश्मे वाला हो ना, तो अपने क्या कहते हैं, यार वो जो ग्रुप जो चश्मे वाला था उसमें वो। ये हमारी आदत होती है, हम पर नाम लेने के बजाय हम एक अलग से आइडेंटिफिकेशन, एक अलग से उसकी आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं। तो बच्चों इस तरह की जहाज में वो इस तरह की जो टीम्स क्रिएट हुई ना, अब ये खाली हमारे इंडियंस की आदत नहीं है, सबकी ये तो भाई नेचर है। तो एक नाम दे दिया गया उस टीम को। नाम क्या दे दिया गया? वो जो कैंटीन थी बच्चों, उसके बाहर गेट पे लिखा होता था कंपैनिश, COMPANIS, कंपैनिश। इट वॉज ए लैटिन टर्म जिसमें कम का मतलब होता है लेट्स कम, आओ आओ आओ। पैनिश मीन्स ब्रेड एंड बटर। तो वहां पे क्या लिखा होता है? कंपैनिश, लेट्स कम टू हैव मील, अरे आओ भोजन करो। अब लोगों ने क्या करा, इस तरह की जो टीम बनी ना, उसको भी एक कंपैनिश नाम दे दिया बच्चों। अब जूरिस्ट ये बताते हैं, जो आप जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जब आप पढ़ो पर्सन वर्ड, तो वहां पे सोल कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेशन, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। तो वो जूरिस्ट ये बताते हैं कि ये जो कंपैनिश वर्ड है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि अंग्रेजों की आदत थी हर शब्द पर्सोना से उन्होंने पर्सन वर्ड बना लिया था, है ना। जूरिस्प्रूडेंशिया से जूरिस्प्रूडेंस वर्ड बना लिया, तो हर शब्द की उन्होंने टांग खींची, एक नया शब्द क्रिएट कर दिया। द वर्ड कंपनी has been taken from the Latin term companish. अब companish का मतलब होता है let's come to have meal। अब आप कहोगे सर ये तो बात जची नहीं, फिर companish से कंपनी वर्ड बन गया, तो भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हिस्ट्री है और सच है। सच इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूं, आप भी मान लीजिए। अब हम बात करते हैं कि आज के रेफरेंस में इस वर्ड का मीनिंग क्या है, आज के रेफरेंस में। क्योंकि आज अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि गारमेंट्स का बिजनेस करें, और सामने एक्स ये कहता है कि नहीं गारमेंट्स का नहीं, अपन तो आयरन का बिजनेस करते हैं, वो ज्यादा बेटर है। और नेक्स्ट पर्सन जो है वो ये कहे अरे आयरन के बिजनेस में कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, स्टील का बिजनेस करते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल, हाउ कैन वी मेक इट कंपनी, हाउ कैन इट पॉसिबल। सारों के आइडियाज ही अलग अलग हैं, सबके ऑब्जेक्ट से अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, और ए भी कहता हाँ गारमेंट्स का बिजनेस ओके, बी भी कहता हाँ हाँ गारमेंट्स का बिजनेस ओके, सी भी कह रहा है, डी भी कह रहा है, नाउ वी हैव ए कॉमन ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक कॉमन ऑब्जेक्ट है बच्चों, हम एक उद्देश्य पे काम कर सकते हैं, एक उद्देश्य पे। तो क्या बनाए?
कंपनी बना सकते हैं। अब आ जाओ आप, वो जो वर्ड कंपेनिश था, वहां से मैंने एक मीनिंग निकाला, ये पढ़ा नहीं मैंने कहीं, कि उस टेबल पे जब 4 लोग बैठे हैं, तो एक बात बताओ, वो 4 लोग उस टेबल पे बैठे हैं, कैंटीन है, तो किस लिए बैठे होंगे? खाना खाने के लिए ना। तो वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट था कि हम सारे इस टेबल पे, जिसको खाना नहीं खाना होता था वो वहां क्यों बैठेगा? तो वहां पे उस टेबल पे वो जो 4 लोग बैठे थे बच्चों, उसका एक कॉमन ऑब्जेक्ट था। तो द वर्ड कंपेनिश may be referred to a common object, and similarly the word company is also an identification of our common object. तो चाहे आप कंपेनिश की वर्ड की बात करें, चाहे आप कंपनी वर्ड की बात करें, दोनों में एक सिमिलरिटी है। वहां पे सारे खाना खा रहे हैं, यहां पे सारे बिजनेस कर रहे हैं। ये एक बैलेंस अपन एक जोड़ सकते हैं, दोनों का मतलब देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो कंपेनिश वर्ड था, इट वाज ए सिंबल ऑफ टुगेदरनेस। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा कोई मुहावरा है अपने, है ना, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो कंपनी बना लो भाई। तो ये बच्चों एक, अगर अपन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा सा अगर इस वर्ड का ओरिजिन देखें तो आपको बेटर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें कंपनी क्या है? एक तो बच्चों मैं आपको यहां पे ये क्लियर कर दूं, ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर जब तक नहीं घुसोगे ना, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। अभी मैडम आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे थे, आपने पढ़ा कुछ बच्चों ने। दुनिया में मैं ये मानता हूं कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में। खाली आप अगर प्रपोजल की एक डेफिनेशन पढ़ो ना, खाली when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other is said to make a proposal. खाली ये definition पढ़ो ना बच्चों, खाली definition, on the basis of the definition you can fill more than 10 pages for your answer. All the conditions are inside the definition. सारी की सारी शर्तें आपको एक अकेले प्रपोजल के डेफिनेशन में मिल जाएंगी। अब आ जाओ कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ के अंदर डेफिनेशंस क्या है? When you ask me, sir, what is equity share? The definition is which is not a preference share. मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरे से पूछो सर व्हाट इज ए मैंगो, तो मैं ये कहूंगा which is not an apple. आम क्या है, तो मैं कहूंगा भैया जो सेब नहीं है वो आम है। अब देखो 220 के अंदर 2013 के अंदर हमारे ये कानून आया बच्चों। अब 2013 में ये जो कानून आया उसके सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हम एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन बताइए। और डेफिनेशन ऐसी है कि आप अपने बाल खींच लो ना तो भी समझ में नहीं आएगी लिखा क्या है इसने, लेकिन है द कंपनी मीन्स ए कंपनी which has been incorporated as a company under this company act or under any previous company law. कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जो इस कंपनी एक्ट में एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इस कंपनी एक्ट में या इससे पहले किसी कोई कंपनी लॉ था उसमें। समझ में आया कुछ? इसका मतलब ये हुआ आपने एक टीम बनाई, वो टीम भाई क्या कर रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर रजिस्ट्रार ने उसे एज ए कंपनी रजिस्टर कर दिया ना, बस वो कंपनी है, बस वो कंपनी है। एक बड़ा अजीब सा मामला पढ़ते हैं अपने मूसा गुलाम आरिफ का, मूसा वर्सेस मूसा के नाम से। एक भाई साहब थे, 6 बच्चे थे, सारों को मिला के कंपनी बना दी, रजिस्ट्रार ने कंपनी रजिस्टर भी कर दी। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो हम पढ़ा के बच्चों को वक जाते हैं कि माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है, माइनर के साथ ये मूसा गुलाम आरिफ ने तो कंपनी बना ली बच्चों को लेके। अब कंपनी रजिस्टर होगी, करें तो करें क्या? अब कंपनी रजिस्टर होगी तो यही डेफिनेशन आपकी 1956 का जो पहले एक्ट था उसके अंदर था। कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड एंड
incorporated under the Companies Act or under any previous company laws. अब ये मामला जब प्रिवी काउंसिल में गया तो प्रिवी काउंसिल के जो है वो बाल खड़े हो गए। अरे भाई अब करें क्या, क्योंकि कंपनी एक्ट में तो हमने ये लिखा है कि अगर कोई कंपनी की तरह का रजिस्टर होगी तो वो कंपनी है। अब ये बच्चे तो माइनर है, कंपनी माइनर थोड़ी है, कंपनी कैसे माइनर होगी? तो उस कंपनी को एंड करने के बजाय, उसको वाइंड अप करने के बजाय, उसको वर्ड डिक्लेयर करने के बजाय ये आदेश आया कि भैया 6 मेंबर और बढ़ाओ, और कंपनी बन गई तो बन गई। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमें यहां पे अब देखो हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, हर चीज का। अब यहां पे इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? अब यहां पर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जिन लोगों ने पहले कंपनी एक्ट पढ़ा था और अब जो हमारा कंपनी एक्ट, एक छोटा सा फर्क आ गया है इस डेफिनेशन में, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। पहले जो 1956 का हमारा जो एक्ट था उसके सेक्शन 3 में डिफाइन था और उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह की थी बच्चों, द कंपनी मीन्स ए कंपनी which has been formed and incorporated under this company act or under any previous company laws। तो 1956 का जो एक्ट था ना बच्चों, उसके अंदर जो कंपनी वर्ड इन्होंने डिफाइन किया, दो बातें थी उसमें, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड। बाकी सारी वो की वही बातें। इन देश का मतलब 1956, अब इन देश का मतलब 2013। इन्होंने क्या किया बच्चों, वो जो फॉर्म्ड वर्ड था ना वो हटा दिया। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब इसका ये हुआ कि पहले आपकी अगर पार्टनरशिप थी और उसको आप कंपनी में रजिस्टर कराना चाहते हो तो भैया पहले के पहले पूरी पार्टनरशिप खत्म करो और उसको दोबारा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म करो और फिर आप आ जाओ कंपनी एक्ट में। ये चीज उन्होंने खत्म कर दी बच्चों। बहुत अच्छी बातें इसके अंदर, बहुत इजी प्रोसेस इन्होंने कर दी। अब यहां पे जरूरी है, आपकी कोई एसोसिएशन चल रही है, प्राइवेट चल रही है, पब्लिक बना लो, 1% कंपनी चल रही है, पब्लिक बना लो, प्राइवेट, कोई कैसे मर्जी आप कन्वर्ट करो, दोबारा से आपको नए सिरे से फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, खाली इनकॉर्पोरेशन जरूरी है कंपनी एक्ट में। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं आनी, लेकिन आप में से बहुत सारे एलएलबी के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीकॉम में भी कंपनी एक्ट पढ़ा हो। बहुत सारे हमारे साथ ऐसे साथी हमारे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट हमारे होते हैं जो एमबीए किए हुए हैं। वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो एक तरफ 1956 वाला चल रहा है, एक तरफ ये 2013 वाला चल रहा है। तो आपको दो तरीके हैं, या तो आप कंपैरिजन करते चलिए या एक छोटे से बच्चे की तरह बिल्कुल भूल जाइए कि आपने 1956 कभी पढ़ा भी था क्या। अदरवाइज बच्चों बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। अब इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, द कंपनी मीन्स a company which has been incorporated under this company act or under any previous company laws। अब बच्चों ये अंडर ये प्रीवियस कंपनी लॉज ये क्या है? तो यहां पे हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें याद तो रहती नहीं, तो मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा आपसे कि मैं कुछ देख के बोल पाऊं। यहां पे देखिएगा बच्चों, अगर मैं सिर्फ आपको एक इंडियन रेफरेंस की बात करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ, ना तो इसकी आपको जरूरत है और ना इतना मुझे पता है। इन रेफरेंस टू इंडिया, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ? तो विद इन 5 मिनट्स आई कैन कवर दिस टॉपिक। तो यहां पे देखिएगा बच्चों, हमारे पास 1850 में 1850 के अंदर एक कानून आया। इस कानून का नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850, 1850 का जॉइंट स्टॉक कंपनी कानून। अब ये जो कंपनी का, अब आप सोच सकते हैं 1850 में वी वर द सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पावरमेंट। हम असल में क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 1850 के अंदर ये जो कानून आया तो ऑब्वियसली इंग्लिश लॉ ही था।
अब थोड़ा सा और हमने पता करा ये 1850 का कानून क्या था, तो सिर्फ टाइटल चेंज हुआ था बच्चों। एक्चुअल के अंदर इट वाज द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। 1844 में अंग्रेजों ने वहां अपने लिए एक कानून बनाया था टू रेगुलेट द कंपनीज, एंड इट वाज जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। उसी को एज इट इज, एक सिंगल भी लाइन चेंज नहीं की, उसी को ही उन्होंने इंडिया में 1850 में अप्लाई कर दिया। बस 1844 लिख दिया, 1850 लिख दिया। तो मैंने तो पढ़ा नहीं कानून, जिन लोगों ने पढ़ा है वो ये कहते हैं कि कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं था। उसके बाद में ये जो कानून आया बच्चों हमारे अरसास 1850 में, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं, तो वर्ल्ड में एक बड़ी प्रॉब्लम आई, वो जो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप से हम क्यों भागे। एक्चुअली में ये बात समझ में तो आ गई थी, लेकिन इसको लॉ में कैसे इंट्रोड्यूस करें, ये बात अंग्रेजों के समझ में नहीं आई। 1857 में, याद कीजिए 1857, रानी लक्ष्मीबाई है ना, मंगल पांडे और ये सारे अपने यहाँ इंडिया में, लेकिन चलो अपन इनकी बात नहीं करेंगे। ये 1857 में एक नई कंसेप्ट डेवलप हुई बच्चों, वो था प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी 1857 में। तो 1857 में वो जो 1844 का अंग्रेजों का जो कानून था, उसके अंदर वो चीज इंट्रोड्यूस हुई, और फिर अंग्रेजों ने हिम्मत करके 1860 में हमारा जो 1850 का कानून उन्होंने लागू किया था, उसके अंदर ये चीज इंट्रोड्यूस करके, और हमारे उस कानून का नया नाम कर दिया आपका जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860। मेरी बात को दोबारा समझिएगा, मैं ये सारी का सारा डेवलपमेंट आपको इसलिए बता रहा हूं, वी विल हैव टू कंसीडर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी लॉ। हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यही है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी इंट्रोड्यूस कैसे हुई? तो इंडिया में 1850 में कानून आया, उसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी की डायरेक्ट कोई बात नहीं थी। फिर इन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी की बात इंट्रोड्यूस की, और 1860 में उसी कानून को फिर बदल करके 1860 में नया कानून हमारे लिए ले आए। अब ये जो 1860 का जो कानून था, इसके अंदर सबसे पहले बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में इन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी की कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में देखो धीरे धीरे फिर उसके बाद में आपका आया 1866 के अंदर, 1860 के बाद में 1866 के अंदर आया द कंपनीज एक्ट। फिर उसके बाद में आपका 1882 में, 1882 में आया द कंपनीज एक्ट 1882। फिर उसके बाद में आया द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्ट 1895। अभी मैडम आपको बता रहे थे ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो कंसेप्ट थी ना, बेसिक कंसेप्ट, कि ये ऑब्जेक्ट जो भी आप कंपनी बनाओगे किस लिए बना रहे हो, उसके लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर एक कानून था बच्चों 1882 के अंदर, 1895 के अंदर। उसके बाद में फिर 1900 के अंदर हमारे पास आया द कंपनीज ब्रांच रजिस्टर एक्ट। वे कंपनियां तो आपने स्टार्ट कर दी, हर कहीं आप इनकी ब्रांच बना रहे हो, तो जहां ब्रांच बना रहे हो ना, वहां पे जो आरओसी है वहां पे रजिस्टर कराओ इसको, इसके लिए कानून आया। एंड 1908 के अंदर आपका इंग्लिश कंपनी एक्ट आया बच्चों, 1908 का। और यूं करते करते बच्चों आपका 1913 का, तो बीच वाले सिर्फ ईयर्स याद रखिएगा। इसके बाद में बच्चों हमारे पास एक सॉलिड लॉ आया, द कंपनीज एक्ट 1908। इसके बाद में एक अजीब सी बात हुई बच्चों। अच्छा, मैं अपनी इस बात को यहीं पे रोक के एक छोटी सी बात आपसे और डिस्कस करता हूं। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं ना अपन, तो उसमें लिखा होता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसी में सेल ऑफ गुड्स जो है वो अलग हो गया, और नाम रखा उन्होंने द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर उसी में से आपका पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया, नाम रख दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आपने कभी सोचा है कि ये जो टाइटल होते हैं ना, टाइटल, कहीं पे तो इंडियन वर्ड है और कहीं पे नहीं है? ऐसा क्या रीजन हो सकता है? मुझे कभी ये चीज कहीं पढ़ी नहीं मैंने। वैसे अपन जनरली बात कर रहे हैं कि कभी आपने सोचा है कि ये वर्ड, जैसे अपन अभी होना तो ये चाहिए था द इंडियन कंपनीज एक्ट, यही होना चाहिए था ना। तो यार अपन ने इंडिपेंडेंट इंडिया में 2 कानून बनाए, 1956 का बनाया, वो भी द कंपनीज एक्ट,
क्यों भाई इंडिया वर्ड क्यों नहीं लगाया हमने, क्यों नहीं लगाया? फिर 2013 का कानून बनाया, इसमें भी अपने वही था कंपनीज एक्ट, क्या मतलब हुआ भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसमें इंडिया वर्ड लगा देते तो क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी? बच्चों इन बातों के भी लॉजिक है। अब ये जो हमारा कंपनी एक्ट है, भाई अंग्रेजों की तो चलो मजबूरी थी, उन्होंने ज्यादातर ऐसे कानून बनाए जो खाली इंडिया के लिए नहीं सबके लिए थे, तो उसमें चाइना भी था, अमेरिका भी था, सारे देश थे उसके अंदर, तो इसलिए वहां पे तो एक बात समझ में आती है, पर यार अब जब इंडिया में अपन कानून बना रहे तो इंडियन वर्ड क्यों नहीं लगा रहे हम? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या ये जो आपका 1956 का जो कानून था और क्या ये जो 2013 का कानून है, क्या सिर्फ ये उन्हीं कंपनीज पे एप्लीकेबल है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, जो इंडिया की हैं? कोई विदेशी कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है तो क्या वो इसके रेंज में नहीं आती? भैया सारी आती हैं, सारी। Why should we call it Indian Companies Act? It must be the Companies Act. It regulates all types of companies, even though they are not Indian companies, even though they are not Indian companies. तो ये एक टाइटल का एक छोटा सा, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये कंपनीज एक्ट वर्ड क्यों है, इसमें इंडियन कंपनीज एक्ट वर्ड क्यों नहीं है? तो ये एक छोटा सा लॉजिक जो मुझे आज तक समझ में आया बच्चों। अब बच्चों 1908 के बाद अंग्रेजों ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया। बस मैडम मैं अपना टॉपिक खत्म करके बाकी कल करेंगे इसको, बस 2 मिनट मुझे और चाहिए। यहाँ पे एक चीज और हमारे सामने आई बच्चों, अंग्रेजों ने जो अब तक द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट वर्ड यूज कर रहे थे, 1913 में उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्ट बनाया, द इंडियन कंपनीज एक्ट। और यहां प्रॉपरली इंडिया में अंग्रेज भी अगर इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो इंडिया में आके ही उनको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। तो इन्होंने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए जो सिर्फ इंडिया पर एप्लीकेबल थे। और बच्चों यही 1913 का एक्ट आपका कहीं ना कहीं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल उसी तरह से बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से आपका ये जो 1913 का जो कानून था ना, वही हमारी कंपनीज एक्ट का ब्लूप्रिंट था। लेकिन 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया बच्चों, और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे सामने इस तरह से अभी ये जो कोविड आपका चल रहा है, इस कोविड में जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने निकल के आई बच्चों, वो ये कि हमने खूब सारा पैसा, अनाप शनाप पैसा जो है वो अपने बॉर्डर्स पे लगा दिया, अपनी मिलिट्री पे लगा दिया, लेकिन अपने हेल्थ सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इस कोविड की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी कमी हमें पता चली कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो कितना पुअर है। इसी तरह से बच्चों जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ये जो आपका द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 था, और उससे पहले 1908 का अंग्रेजों का जो कानून था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी उनके सामने आई, वो थी मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी की। लोगों ने कंपनियां बंद की और भाग लिए, लोगों का पैसा डूब गया। इधर तो लोग जो है वो दुश्मनों से मारे जा रहे थे, इधर लोगों की जेबें खाली होगी, कंपनियां भाग के पैसे ले लेते। तो बच्चों इंग्लैंड में एक कोहेन कमेटी बनी 1945 में, जिसको ये काम दिया गया कि आप कंपनीज को दोबारा, कंपनी लोगों को दोबारा आप देखो क्या बनाना चाहिए। और फॉर्चुनेटली इन बिटवीन 1947 में हम इंग्लैंड से आजाद हो गए। अब आजाद हो गए तो हम उनको क्यों कॉपी करें, क्यों उनकी बात माने? तो इधर हमने भी 1950 में एक भामा कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज कर दी, भामा कमेटी क्रिएट कर दी, और उसको ये कहा आप इंडिया के लिए कंपनी लॉ बनाओ। और भामा कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 1952 में आई, और जिसके बेस पे आपका द कंपनीज एक्ट 1956 आया बच्चे। लेकिन 2010 तक 1956 के इस एक्ट में सैकड़ों अमेंडमेंट हो गए, और इसका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो चेंज हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में जो हमने कानून बनाया था वो है क्या। और 2013 में हमने
नया एक्ट बनाया बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या नई बातें थी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस एक्ट के अंदर किस तरह की काम थी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सर। हाँ मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा बच्चों को बताया कि कंपनी विधि, कंपनी लॉ के बारे में स्टूडेंट्स को बताया कि कंपनी का विस्तार कैसे हुआ, कंपनी शब्द का प्रारंभ कैसे हुआ, और साथ में ही कंपनी की क्या आवश्यक तत्व है या कंपनी कैसे निर्मित की जा सकती है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से आपने स्टूडेंट को समझाया। थैंक यू सो मच। मैं मीनाक्षी मैडम को इनवाइट करना चाहती हूँ कि मैडम आप सर को थैंक यू बोलें। सभी विद्यार्थियों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कंपनी लॉ के इवोल्यूशन के बारे में कि कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, प्रीवियस कौन से कंपनीज एक्ट हमारे यहाँ लागू थे, कंपनी क्या होती है, इन सबके पर आपने अच्छे से फोकस किया। थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू स्टूडेंट्स।